गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूँ एक बार फिर से औसत क्लासेस में। आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर की पावर प्लांट की क्लास। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी तक पावर प्लांट की क्लास और सिविल फर्स्ट ईयर की BMEE की क्लास मर्ज होकर चल रही थी, लेकिन पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था आज से ये दोनों क्लासें आपकी अलग अलग हो जाएंगी। तो अब समस्या ये आ गई, पावर प्लांट की क्लास तो मैं लेके आ गया आज, लेकिन अब सिविल फर्स्ट ईयर के बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर जो हमारी BMEE की क्लास चल रही थी उसका क्या। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, जो टाइम टेबल मैंने आपको बताया था उसमें BMEE पावर प्लांट की 3 क्लासेस थी। हफ्ते में, एक वीक में, पूरे वीक में 3 क्लासेस लग रही थी। तो अब उसको मैंने इस तरीके से कर दिया है, पहली क्लास जो रहेगी आपकी 3 क्लास में, एक क्लास BMEE की रहेगी और 2 क्लास पावर प्लांट की रहेंगी। अब बच्चे बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर दिया। ये रीजन इसलिए है कि पहले जैसे वीक की बात करें, ठीक है, तो एक वीक में जब हम बात कर रहे थे तो पहले BMEE, ठीक है, और पावर प्लांट की क्लास थी, ठीक है, पावर प्लांट, फिर BMEE पावर प्लांट, फिर BMEE और पावर प्लांट, ठीक है, ये मिक्स क्लासेस थी। तो अगर वीक फर्स्ट की बात करें जो आज से स्टार्ट हो रहा है, अगर BMEE पावर प्लांट के हिसाब से बात करें तो आज मैं पावर प्लांट की क्लास ले रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट में मैं BMEE की क्लास ले लूंगा, ठीक है, और फिर नेक्स्ट में फिर मैं पावर प्लांट की क्लास लूंगा। तो इस वीक में फर्स्ट वीक की बात करें तो 2 पावर प्लांट की क्लास हो गई है, लेकिन जो अगला वीक शुरू होगा, नेक्स्ट वीक हमारा शुरू होगा, तो हम कहां से शुरू करेंगे? BMEE से। तो उस वीक में क्या हो जाएगा, आपकी 2 BMEE की क्लास हो जाएगी, एक पावर प्लांट की क्लास हो जाएगी। तो बैलेंसिंग जो है आपकी 2 वीक की बात करें तो 2 क्लासेस पावर प्लांट की इस वीक में हुई, और उस वीक में, नेक्स्ट वीक में क्या करेंगे, 2 क्लास BMEE की। तो टोटल क्या हो गई, 2 वीक में 3 क्लास BMEE की हो जाएंगी आपकी, ठीक है, और 3 क्लास पावर प्लांट की हो जाएंगी। और एक मंथ में 4 वीक होते हैं तो रेशियो आपका बना रहेगा। अब ये समस्या नहीं रहेगी सर मेरी क्लास कम हो रही है या उसकी कम हो रही है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, आज कुछ न्यूमेरिकल जरूर दिए दे रहा है, अगर फर्स्ट ईयर के बच्चे देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। जहां हमने रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन और आपका हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की बात करी थी, तो 2-3 क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में कराते हैं, तो उनको आपको सॉल्व करना है, उसके बाद मैं नया टॉपिक शुरू करता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक है, दिया यदि किसी रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक, दिया है किसी रूम का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये हमें क्या करना है, मेंटेन करके बना के रखना है। किसी रूम का टेम्परेचर हमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करके रखना है, जिसके लिए 100 किलोवाट ऊष्मीय ऊर्जा, 100 किलोवाट ऊष्मीय ऊर्जा सप्लाई करनी है, ठीक है, जिसके लिए 100 किलोवाट हीट एनर्जी सप्लाई करनी है। यदि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो बोला है, ATM टेम्परेचर जो है, इफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यदि वातावरण का तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कितना वर्क देना पड़ेगा, वर्क देना पड़ेगा कितना। तो पहले क्वेश्चन में हमें यह ज्ञात करना है कि यदि किसी रूम का टेम्परेचर हमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करके रखना है और इसके लिए हमें 100 किलोवाट ऊष्मीय ऊर्जा हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। यदि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो हमें यह टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कितना वर्क सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। मैं लिख कुछ नहीं रहा हूं, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, आप लोग अपना समझना, गिवन डाटा क्या है, आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो इसको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अब एक चीज और,
आपको क्या करना है, ये चेक करना है ये हीट पंप का है या हीट इंजन का है या इसमें सबसे पहले एक चीज और ज्ञात करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा ये हीट इंजन है, हीट पंप है या रेफ्रिजरेटर है, तीन में से ये कौन सा है जो वर्क कर रहा है हमारा। तो इसके लिए पहले आप ये लोग जरूर चेक करिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि एक मेडिकल स्टोर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड पर दवाएं स्टोर करनी है, -3 डिग्री सेंटीग्रेड पर दवा स्टोर करनी है, ठीक है, कहां पर, मेडिकल स्टोर में, ठीक है। तो वातावरण का दवा स्टोर करनी हो तो वातावरण का तापमान 27 डिग्री होने पर यदि एटीएम टेम्परेचर बोल दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो कितना वर्क डन सप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें कितना कार्य वर्क देना पड़ेगा, ठीक है, कितना वर्क देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद दिया है यदि फ्रीजर की वाल द्वारा होने वाला लीकेज 150 डिग्री सेंटीग्रेड 150 किलोवाट है, ठीक है। क्या दिया है, यदि फ्रीजर की वाल द्वारा होने वाला लीकेज, क्या दिया है, यदि फ्रीजर की वाल द्वारा होने वाला यदि फ्रीजर की वाल द्वारा, ठीक है, फ्रीजर की वाल द्वारा, ठीक है, लीकेज, यदि फ्रीजर की वाल द्वारा होने वाला लीकेज 150 किलोवाट है, तो ये देखो लीकेज कैसा हो रहा, फ्रीजर वाल द्वारा लीकेज कितना हो रहा है, 150 किलो। लीकेज मतलब एक चीज और ध्यान देना, मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे कंफ्यूजन, लीकेज मतलब होता है जो सिंक में हम जो उसमें रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वही चीज होती है। तो इसको या तो क्यूएल मान सकते हैं या क्यूलोअर, वही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद क्या करना है, वर्क कितना सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे वर्क कितना सप्लाई करना पड़ेगा। इसमें भी आप ये तो साफ समझ में आ रहा है, रेफ्रिजरेटर का है, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं नए टॉपिक पे। ये टॉपिक ये तो अभी तक दोनों के लिए कॉमन हो सकता था क्योंकि यहाँ तक दोनों लोग आप क्लास लिए हैं, फर्स्ट ईयर एंड इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर। अब बात करते हैं नए टॉपिक की। तो नए टॉपिक में आते हैं आप केवल पावर प्लांट के लिए, ठीक है। पावर प्लांट में अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हो रही है बात एंट्रोपी की, कि एंट्रोपी क्या है। आपने वर्ड सुने होंगे एंट्रोपी एंड एंथैल्पी। एंट्रोपी, ठीक है। अब आज बात करेंगे एंट्रोपी की। तो एंट्रोपी क्या है? इट इज द रैंडमनेस ऑफ डिसऑर्डरनेस। इट इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। ये जो कणों के इधर उधर भागने की जो कला है, इस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की डिसऑर्डरनेस मतलब व्यवस्थित ना होने के जो है, उसी को एंट्रोपी कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब एक चीज और है, इसका कोई फार्मूला नहीं होता। एंट्रोपी का अगर आप फार्मूला निकालें तो कोई फार्मूला है, सिर्फ एंट्रोपी चेंज बनाया गया है कि पहले एंट्रोपी इतनी थी, इसे S से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले एंट्रोपी S1 थी, बाद में S2 थी, तो चेंजमेंट कितना हुआ एंट्रोपी में ये बताया जाता है, ठीक है। अब एक बार इसको अपने लैंग्वेज समझो। होता क्या है, एक सिलेंडर ले लो गैस से भरा हुआ, तो होता क्या है, उसको अगर हम हीट करना शुरू करते हैं तो जो गैस के कण होते हैं वो बहुत तेज इधर उधर रैंडम मोशन, रैंडम मतलब होता है बहुत तेज गति से, जिनकी कोई पथ ना हो, जिनका कोई निश्चित पथ ना हो कि हम इधर ही जाएंगे। होता क्या है, एक मॉलिक्यूल्स ये था गैस का, एक मॉलिक्यूल्स था, ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, ठीक है, और स्पीड से जा रहा था, और ये इधर जा, एक तीसरा ये था, ठीक है। तीनों अपनी जगह से भागने का प्रयास कर रहे हैं। जब घूट गया तो बहुत तेज गति से भागते हैं, तो ये यहाँ पहुंचा, ये यहां तक पहुंचा, और यहां पे इससे ये वाला टकरा गया, तो ये क्या हुआ, ये इधर मुड़ गया, ठीक है, और ये यहां से टकरा के इधर मुड़ गया, तो दोनों तो मुड़ गए, ये 1, ये 2 और ये 3, तो 1 वाला इधर मुड़ गया, 2 वाला इधर मुड़ गया। अब 3 वाला आके जब ये मुड़ा तो वो इससे इस टाइम टकराना, कब वो इधर टकराया इससे, तो ये तो इधर मुड़ गया, ठीक है, 3 वाला इधर आ गया। लेकिन फर्स्ट वाला यहां से टकरा के इधर मुड़ा था, लेकिन फिर जैसे ये टकराया फिर ये इधर मुड़ गया, ठीक है।
तो यही होता है रैंडम मोशन। जब किसी गैस या पदार्थ के कणों की जो स्पीड हो वो रैंडमनेस हो, और इसी रैंडमनेस स्पीड को या डिग्री ऑफ रैंडमनेस को ही क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। किसी गैस या पदार्थ के अणुओं की अनिश्चित गति, ठीक है, रैंडमनेस मोशन को ही एंट्रोपी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें तो इंग्लिश में बात करते तो इट इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस मतलब अव्यवस्थित तरीका, ठीक है। तो यहां तक होगी एंट्रोपी, ठीक है। तो इसको हमने बताया इसे एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसका जो बात करें अगर हम जूल प्रति केल्विन वो होता है, ठीक है, यूनिट जूल पर केल्विन होती है और रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, अब आते हैं कार्नोट साइकिल पे। आज से ये जो था आपका बेसिक पार्ट था, यहां तक का जो एंट्रोपी का पार्ट था वो बेसिक पार्ट था। इसके बाद आता है कार्नोट साइकिल पे। इसके बाद आते हैं कहां पे हम लोग, कार्नोट साइकिल पे। कार्नोट साइकिल, ठीक है। लेकिन आपने वर्ड दो पढ़े थे, एक था एंट्रोपी, ठीक है, ये हमने पढ़ा दिया है। दूसरा था एंथैल्पी। एंथैल्पी तो आपने एंट्रोपी तो पढ़ लिया है, बचा क्या हमारे पास, एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी क्या होता है ये समझो। किसी भी कण के अंदर, किसी भी पार्टिकल के अंदर सभी ऊर्जाओं का योग जो होता है वो हमारा एंथैल्पी कहलाता है। सभी ऊर्जा कौन कौन सी होती है, एक हो गई हमारी यू, इंटरनल एनर्जी, प्लस वर्क भी हमारी एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। आपने जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था, किसका, आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का जीरोथ लॉ पढ़ा था, उसके थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ जब पढ़ा था तो उसमें क्या बताया था, dq इक्वल टू du प्लस dw, यही पढ़ा था। तो यही जो जितनी उसके अंदर इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क एनर्जी प्लस हीट एनर्जी, किसी भी पदार्थ के अंदर जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं उन सभी ऊर्जाओं का योग ही एंथैल्पी कहलाता है। लेकिन अब उसको अब मेन तो ये होती हैं, लेकिन उसने प्रदर्शित ऐसे नहीं किया है। उसने क्या कहा है, जब फॉर्मूला लिखते हैं तो एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या होता है, एंथैल्पी वो लिखता है U प्लस PV, ठीक है। W को उसने PV से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसने क्या बोला है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी प्लस दाब व वेग ऊर्जा, सॉरी, ठीक है। यहां पे अगर V वॉल्यूम है तो यहां पे क्या आ जाता है, जो आयतनिक ऊर्जा है, ठीक है। तो लेकिन वैसे वेग ऊर्जा नहीं वो आ जाता है, ठीक है। तो क्या बोला है, किसी पदार्थ की या किसी कण की एंथैल्पी उसकी आंतरिक ऊर्जा का दाब ऊर्जा तथा वेग ऊर्जा के योग के बराबर होती है। आंतरिक ऊर्जा का दाब ऊर्जा वेग ऊर्जा के गुणनफल के योग के बराबर होती है। इन दोनों का गुणनफल यदि किसी पदार्थ के या किसी कण की दाब ऊर्जा वेग ऊर्जा को गुणा करके उसकी आंतरिक ऊर्जा से जोड़ दिया जाए, जो तो टोटल एनर्जी प्राप्त होती है, टोटल एनर्जी, यही हमारी एंथैल्पी कहलाती है, ठीक है। अब आते हैं कार्नोट साइकिल में, ठीक है। तो कार्नोट साइकिल में बताया गया है, कार्नोट साइकिल में बोला गया है कि इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। कितने प्रोसेस, सबसे पहली बात है 4 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब आप प्रोसेस पढ़ ही चुके हैं,
कौन कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड आइसेंट्रोपिक, या आइसेंट्रोपिक भी बोलते हैं उसी को, या एडियाबैटिक भी बोलते हैं। तो इसमें बोला गया है कि इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। इसमें जो प्रोसेस होता है 2 एडियाबैटिक और 2 आइसोथर्मल, 2 एडियाबैटिक। अब देखो इन 4 में 2 भागों में बट गए, कैसा कैसा? 2 एडियाबैटिक और 2 आइसोथर्मल, मतलब 2 ऊर्ध्वाधर प्रक्रम और 2 समतापी प्रक्रम। कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं, 2 एडियाबैटिक प्रक्रम होते हैं, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो यही है कार्नोट साइकिल। इस अब जब से पूछ दिया जाए भैया कार्नोट साइकिल होता क्या है, तो कार्नोट साइकिल में 4 चरण होते हैं या 4 प्रोसेस होते हैं। इसमें से 2 एडियाबैटिक होते हैं और 2 आइसोथर्मल या समतापी होते हैं, ठीक है। इन चारों प्रक्रम में पहला से दूसरे जो प्रोसेस होता है, तो पहला होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन, मतलब एडियाबैटिक रुद्धोष्म संपीड़न, ठीक है। दूसरा होता है पहला होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। दूसरा होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दबाया फिर प्रसार हो गया, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो जाता है, या हीट एडिशन इसी को बोल देते हैं। पहला एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। दूसरा ये हो गया पहला, ठीक है। तो ये एडियाबैटिक का पहला हो गया। फिर सेकंड नंबर जो आता है दूसरा, वो आता है हीट एडिशन या इसी को बोलते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। इसी को बोलते हैं देखो एडियाबैटिक कंप्रेशन या आइसोथर्मल हीट एडिशन या आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं, 2 से 3। अगर 3rd से 4 बात कर लें, ठीक है, तो बात करते हैं तीसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन प्रसार। अब देखो सर यहाँ पे भी एक्सपेंशन हो रहा था, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा था, मतलब क्या, ये प्रसार एडियाबैटिक हो रहा है, इसमें हीट ऐड हो रही थी, लेकिन एक समय तक ऐड हुई, उसके बाद हीट ऐड होना बंद हो गई, मतलब प्रसार जो हो रहा है वो एडियाबैटिक हो रहा है, ना हीट ले रहा है ना हीट दे रहा है, ठीक है। लास्ट में बात करें 4th में, तो हो जाता है आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, ठीक है। आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन या इसी को बोल देते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। अब अगर एक बात करें, देखो एक चीज हीट रिजेक्शन या आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो देखना एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, 1st और 4th को हम देख सकते हैं, एक्सपेंशन 3rd और 2nd से। अब आती है बात में इसके पीवी ग्राफ की, ठीक है। तो पीवी ग्राफ में जब हम इसके जाते हैं, तो पीवी ग्राफ में बताया जाता है, हमने बताया था जो कर्व होता है, तो वो कुछ, तो हमारा कोई ये हो गया पी ग्राफ, ये हो गया वी, इधर बढ़ेंगे तो आयतन बढ़ेगा, इधर बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अब जब हम एक डायग्राम में पढ़ जाते हैं 1 से 2, 1 से 2 कंप्रेशन हो रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से, और कैसा हो रहा है एडियाबैटिक, हमने बताया एडियाबैटिक का कैसा होता है कर्व, तो ये हो गया 1 से 2, तो हमारा क्या हो गया एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। 1 से 2 हो गया एडियाबैटिक कंप्रेशन। 2 से 3 बोला आइसोथर्मल हीट एडिशन, हीट ऐड हो रही है, मतलब आइसोथर्मल कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक। एक कर्व इधर भी होगा, जो इसकी अपेक्षा एडियाबैटिक के अपेक्षा आइसोथर्मल जो होता है वो ज्यादा कर्व होता है, ठीक है। तो ये हो गया 2 से 3, कैसा हो गया आइसोथर्मल हीट एडिशन या आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अगर 3 से 4 की हम बात कर लें, तो 3 से 4 पे हमें क्या बताया गया है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रसार, तो एडियाबैटिक का आइसोथर्मल के अपेक्षा ग्राफ कम झुका होता है, तो यहाँ पे आ गए 3 से 4, कहाँ आ गए यहाँ, ये कैसा हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन, कोई ना हीट दे रहे हैं ना ले रहे हैं, सिर्फ प्रसार हुआ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं 4 से 1, तो आते हैं आइसोथर्मल, ठीक है। क्या होता है आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन,
मतलब टेम्परेचर में कोई नहीं परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हीट रिजेक्ट हो रही है। तो बात कर ली 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 की बात, ये हो गया पीवी डायग्राम। अब बात कर लेते हैं इसका टीएस डायग्राम। टीएस मतलब टेम्परेचर, एस मतलब एंट्रोपी। इधर बढ़ रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है, इधर जा रहा है तो टेम्परेचर समान रह रहा है। तो पहला उसने बोला है आइसेंट्रोपिक। जब बताया गया एडियाबैटिक होता है तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो एंट्रोपी कांस्टेंट है मतलब 1 से 2, 1 से 2। ठीक, तो ये हो गया हमारा एडियाबैटिक। आइसेंट्रोपिक मतलब जब एडियाबैटिक होता है तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, तो 1 से 2 ये हो गया। दूसरा उसने बोला आइसोथर्मल हीट एडिशन या आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर सेम है, तो जो इस पॉइंट पे होगा वही थर्ड पॉइंट पे होगा। तो 2 से 3, 2 से 3, ठीक है। तो ये हो गया आइसोथर्मल हीट एडिशन, ठीक है। 3 से 4 उसने बात करी फिर से एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक मैंने बताया मतलब आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी सेम है, तो कुछ भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो 3 ये हो गया 3 से 4 आइसेंट्रोपिक या एडियाबैटिक। जो एक चीज और याद रखना, जो एडियाबैटिक होता है, एडियाबैटिक उसी को आइसेंट्रोपिक बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ये चीज ध्यान रखना। अब बात आ गई सर अगर कुछ चेंज नहीं होता, टेम्परेचर क्यों चेंज हो रहा है? इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है टेम्परेचर में। बाहर एडियाबैटिक होता है ना, हम बाहर से कुछ लेंगे ना बाहर को कुछ देंगे, जो अंदर है उसी में हम खलबली मचाएंगे केवल, ठीक है। तो उसी में जब खलबली मचा रहे हैं तो वो क्या है, टेम्परेचर अंदर से इंक्रीज हो जाता है, लो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं 4 से आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, ठीक है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है। अब देखो जब कंप्रेशन करते हैं, अब देखो इसका एग्जांपल देते हैं किससे, बाइक से। ज्यादातर जितने भी स्टूडेंट है बाइक देखो, किक मारते हो, बाइक होती है, किक मारते हो तो जो पिस्टन होता है जब किक मारते हो तो नीचे की तरफ जाता है। पेट्रोल और डीजल को कम, जो पेट्रोल होता है अगर किक की बात करें बाइक में तो पेट्रोल होता है, ठीक है। तो जो पेट्रोल होता है कई गाड़ियां तो डीजल से भी आती है, ठीक है। तो पेट्रोल होता है तो जब पिस्टन दबाता है तो क्या होता है, हम वर्क पैर से अपने हाथ से देते हैं। तो एडियाबैटिक में क्या हो गया, WN, मतलब हमने क्या किया, यहां से वर्क दिया, कंप्रेस किया तो हमने वर्क दिया, ठीक है। अब बोल रहा है हीट एडिशन, हीट ऐड करी तो मतलब हमने क्या किया, हीट दी। तो यहां पे क्या हो गया, QN। हमने W भी दे दिया, Q भी दे दिया, भैया जब सब कुछ दे रहा है तो चाहिए भी तो एडियाबैटिक थर्ड जो हमारा था एडियाबैटिक वाले में, उसमें हमें क्या मिला, W आउट। यहां हमें वर्क मिलता है। एक चीज और याद रखना, जो हम W आउट चाहते हैं, भैया W आउट चाहते हो कि हमें W आउटपुट मिले, तो हम ये सोचते हैं जितना दिया है उससे ज्यादा आउटपुट मिलना चाहिए, वरना देने से कोई फायदा ही नहीं है। भैया यार हम 10 किक मारे बाइक में और वो 2 मीटर चल के खड़ी हो जाए, फिर 2 मीटर चल के 10 किक मारो फिर खड़ी हो जाए, फिर तो क्या कहोगे, अरे यार इससे अच्छी तो हम साइकिल ले लेते। यही बोलते हैं ना गुस्से में, इससे अच्छा हम साइकिल लेते या पैदल चले जाते, क्योंकि हम जितना वर्क दे रहे हैं उससे यार उतना मिल नहीं रहा। तो हम कोशिश यही करते हैं जितना वर्क दें उससे ज्यादा आउटपुट मिले। तो W आउट हम ये सोचते हैं हमेशा ज्यादा हो किससे, W इन से, ठीक है। अब W इन, Q इन भी हो गया, W आउट हमें मिल भी गया। तो लास्ट में क्या बोला है, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन या ठीक है। तो हीट रिजेक्शन मतलब हम अब यहां से Q आउट कर रहे हैं, यही हमने पढ़ा, W इन, W आउट, Q इन, Q आउट। तो यहां तक ये हो गया, ठीक है। अब अगर बात कर लें यहां की, तो यही चीज यहां पे है, 1 से 2 W इन, 2 से 3 Q इन, 3 से 4 W आउटपुट, ठीक है, 4 से 1 Q आउटपुट। ठीक, अब देखो हमने यहां एंट्रोपी हो रही थी, यहां अगर हम W नेट की बात कर लें कि W नेट हमें कितना
मिला, ठीक है, डब्ल्यू नेट अगर बात कर लें कि वर्क में क्या प्रॉफिट हो रही है, तो डब्ल्यू नेट जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे भाई, जो मिला, क्योंकि आउटपुट हम चाहते ज्यादा मिले, ठीक है, और माइनस कर दें डब्ल्यू इन जो दिया है, तो हमें पता चल जाएगा कि डब्ल्यू नेट हमारा जो हमें मिला है टोटल, या जो हमारा टोटल हुआ है डब्ल्यू नेट, वो क्या हुआ, तो डब्ल्यू नेट हमारा हो जाता है डब्ल्यू आउट माइनस डब्ल्यू इन, जितना मिला है उससे घटा दें तो एटलीस्ट जो हमें प्रॉफिट हो रही है वो क्या है, वो हमारी ये है। तो ठीक है, यहां तक हो गया। अब अगर हम इसको बैलेंसिंग कर लें जैसे हम लोग कर रहे थे अभी तक, ठीक है, बैलेंसिंग कर रहे थे, तो बैलेंसिंग में हमने क्या पढ़ा था, टोटल इन इज इक्वल टू टोटल आउट, ठीक है, टोटल इन इज इक्वल टू टोटल आउट। तो टोटल इन क्या किया, डब्ल्यू इन क्यू इन, तो डब्ल्यू इन प्लस क्यू इन इज इक्वल टू डब्ल्यू आउट प्लस क्यू आउट, ठीक है, तो यहां तक हमारा ये हो गया। अब अगर हम बात करें क्यू इन और क्यू आउट डब्ल्यू, तो हम ये चाहते हैं डब्ल्यू आउट हमारा ज्यादा होता है, तो हम डब्ल्यू आउट को इधर रखें, क्यू इन को उधर ले जाएं, तो डब्ल्यू आउट माइनस डब्ल्यू इन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इन माइनस क्यू आउट। ये चीज हमने पढ़ी क्या होती है हमारी, डब्ल्यू नेट, यही तो होती है। तो हम क्या हो गया, ये हो गया हमारा डब्ल्यू नेट, हम इससे भी निकाल सकते हैं हमारा क्या है, ठीक है, मतलब दी गई ऊष्मा हमेशा कम होगी, ज्यादा होगी किससे, निकाली गई ऊष्मा से, ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब अगर इसकी दक्षता बात करें कि किसी भी कॉर्नट साइकिल की जो एफिशिएंसी हम निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फार्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट, मतलब जो हमें एट लास्ट इच्छित प्राप्त हुआ, ठीक है, डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू इन, जो क्यू हमने दी है। तो अगर हम इसी की बात कर लें तो पहला फार्मूला हमारा ईटा का ये मिल गया, डब्ल्यू नेट का फार्मूला एक हमारे पास ये आ गया, एक हमारे पास ये आ गया। तो हमने देखा, अब हम अगर यहाँ पे डब्ल्यू नेट की वैल्यू उठा के रखते हैं तो ईटा इज इक्वल टू हो सकता है क्यू इन माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन, ठीक है, तो दूसरा फार्मूला हमारे पास ये आ जाएगा। अगर इसको तोड़ना चाहो तो 1 माइनस क्यू इन माइनस क्यू आउट हो सकता है, ठीक है, तो ये था हमारा कॉर्नट साइकिल, ठीक है। तो कॉर्नट साइकिल अगर देखो इसकी एफिशिएंसी हम वैसे भी निकाल सकते हैं, हमने बताया था कि अगर इसको तोड़ दोगे कि 1 माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन, ठीक है, तो ईटा एक तो ये हो गया हमारा अगर निकालना चाहो। तो हमने बोला था एक, जब हमने पढ़ाया था आपको हीट इंजन, तो हमने बोला था क्यू आउट अपॉन क्यू इन अगर रखना चाहो तो हम लिख सकते हैं टी आउट अपॉन टी इन, या अगर इसको Q2 अपॉन Q1 मान ले या Q1 अपॉन Q2 मान ले तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस T1 अपॉन T2 इज इक्वल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के फार्मूले आते हैं। तो यही था हमारा कहां, कॉर्नट साइकिल। तो कॉर्नट साइकिल एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। कॉर्नट साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं, दो सबसे पहले थ्योरी यही लिखोगे। पहला कॉर्नट साइकिल में हमारे 4 प्रोसेस होते हैं, 2 एडियाबैटिक एंड 2 आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। यहां तक पहला पैरा देखो स्टैटिक। अब थ्योरी लिखने का तरीका बताते हैं, यही टॉपिक थोड़ा बड़ा है इसीलिए यही पे आज खत्म करेंगे। तो आज पूरा ये कंप्लीट करने लिख, अब जैसे नंबर कैसे पाएंगे ये हम बना देते हैं, ठीक है, ये हम बना देते हैं क्योंकि इसी से हम थ्योरी बनाएंगे, ठीक है। ये क्या था, पीवी डायग्राम, ठीक है। देखो तो सबसे पहला हेडिंग डालो आप कॉर्नट साइकिल, कॉर्नट साइकिल, ठीक है। लिखना कैसे स्टार्ट करो, पॉइंट 1 लिखोगे ऐसे, ठीक है। अगर वहां स्टार बना रहा है तो यहाँ पे ऐसे लिखो, ठीक है। इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, 4 प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में लिखोगे इस 2 एडियाबैटिक और 2 आइसोथर्मल, ठीक है, 2 आइसोथर्मल। पहला टॉपिक लिखोगे इस कॉर्नट साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं, कॉर्नट साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं। इसमें 2 एडिया, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें 2 एडियाबैटिक प्रोसेस तथा 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं। फिर डायग्राम बनाओगे, फिर दिखाओगे कैसे एक प्रोसेस
नीचे लिखोगे प्रोसेस 1 से 2, ठीक है। क्या करना है, डब्ल्यू इन, या हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इन इज इक्वल टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल मतलब अगर यहां से यहां जा रहा है तो हम वापस इधर से इधर भी आ सकते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल का मतलब है अगर हम वापस इधर से इधर भी आ सकते हैं। एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। प्रोसेस 2 से 3 क्यू इन इज इक्वल टू रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन या हीट एडिशन, ठीक है। प्रोसेस 3 से 4 क्यू डब्ल्यू आउट, तो क्या लिखोगे रिवर्सिबल, ठीक है, एडियाबैटिक। ये दिखाने का तरीका है, मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, मिल क्या रहा है, डब्ल्यू आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। प्रोसेस 4 से 1, देखो रिवर्सिबल तो है ही, हम डब्ल्यू आउट लिखा था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, क्यू आउट, ठीक है। क्या रिवर्सिबल हो ही रहा है, कैसा, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन या कंप्रेशन। अब कंप्रेशन क्यों बोला, हीट रिजेक्शन, साइलेंसर देखो बाइक की जगह समझाते हैं। पिस्टन नीचे गया, कंप्रेशन हुआ, फ्यूल जला तो एकदम विस्फोट हुआ, पिस्टन ऊपर आ गया, गैसेस बनी, एग्जॉस्ट मतलब गैसेस बनी। तो होता क्या है, जो साइलेंसर से वाल्व जुड़ा होता है जहां से वो खुलता है, तो ये कंप्रेशन करता है। तो क्या हो रहा है, जो हीट है, जो अंदर की हीट है वो बाहर जा रही है, कैसे, ये जो धुआं के रूप में होता है, जो वास्टेज गैसेस होती हैं, ठीक है। तो उन कंप्रेशन हो रहा है तभी तो हीट बाहर जा रही है, तो हीट रिजेक्शन या कंप्रेशन, ठीक है। तो ये था टॉपिक कार्नोट साइकिल का। अब मिलते हैं कल की क्लास में, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद।